नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीजीआईसी और कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसका आगे का भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद ये आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की स्थापना की। वो कौन सा हिस्सा है देखते हैं। सीरी, तुगलकाबाद, महरौली या हौज। तो इसका आंसर है महरौली। महरौली जो है दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में मिले मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं। मेगुती शिवालय, लडखन मंदिर, जैन मंदिर, दुर्गा मंदिर, हुचिमल्ली कुंडी मंदिर। तो इसका उत्तर है 2, 3, 4, 5। देखते हैं 2, 3, 4, 5 क्या है। लडखन मंदिर, जैन मंदिर, दुर्गा मंदिर, हुचिमल्ली गुड़ी मंदिर। व्याख्या देख लेते हैं। बादामी के चालुक्य राजाओं ने ऐहोल कर्नाटक में मेगुती जैन मंदिर, ज्योतिर्लिंग समूह मंदिर, रावण पद्दी गुफा मंदिर, दुर्गा मंदिर, लडखन मंदिर तथा हुचिमल्ली गुड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का प्रारंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों का बनाया गया था। महाबलीपुरम के मंदिर एकाश में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, काव्य मीमांसा, विशुद्धिमग्ग, बुद्धघोष और कादम्बरी। तो ये सामने सामने ही शायद मिलान होगा। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, काव्य मीमांसा राजशेखर, विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ये जो मैंने अभी बताया है उसी का ये पूरा उल्लेख है। अब पंच सिद्धांतिका किसने लिखी। तो हमने ऊपर ही देखा है, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में ममलुक शब्द क्या इंगित करता है। यह अरबी शब्द जिसका अर्थ स्वामित्व है। यह शब्द तुर्की से लाए गए उन मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मुख्यतः सैन्य सेवा करते हैं। यह शब्द मुख्यतः उन गरीब गुलामों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनका उपयोग घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है 1 और 2। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक राजवंशों के नामकरण को लेकर पर्याप्त विवाद है। इसे गुलाम वंश, इल्बारी वंश या आरंभिक तुर्क राजवंश कहा गया है, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। परंतु इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक या मामलुक वंश कहा, जो सर्वाधिक माना जाता है। ममलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामित्व। गुलाम सेनानायकों द्वारा स्थापित राजवंशों को ममलुक राजवंश कहा जाता है। वस्तुतः ममलुक शब्द उन तुर्क गुलामों के लिए प्रयुक्त किया जो मुख्यतः सैन्य सेवा करते थे। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे।
सल्तनत काल का पहला राजवंश यह था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तब आपका मुगल वंश आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो इसका उत्तर होगा मामलुक वंश। इसे ही गुलाम वंश या दास्ता का वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका होगा मिनहाज उस सिराज। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मिनहाज उस सिराज इसका उत्तर है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज, जिसे मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिनहाज उस सिराज का जन्म 1193 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच स्थित स्थानों से था। सिराज ने रजिया के बारे में कहा कि वह अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ था। मिनहाज ने अपनी रचना तबकात ए नासिरी को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। यह रचना 23 तबकों में विभक्त है। इस पुस्तक में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14वें 15वें वंश का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अब्बास खान शेरवानी। तो अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था। बर्नी मोहम्मद तुगलक, मिनहाज उस सिराज भी तुगलक के समय आया था। लेकिन अब्बास खान शेरवानी ये सल्तनत काल का नहीं था। प्रश्नानुसार अब्बास खान शेरवानी सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था। अन्य सभी सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो हिंदुस्तान का आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। तीसरी ईस्वी में हिंदुस्तान नामक शब्द प्रथम बार किनके लेखों में मिलता है? तो ये तुर्की शासकों के लेखकों में मिलेगा। ये सासनी शासकों के लेखकों में मिलेगा। तुर्की ने सासनी शासकों के लेखकों में मिलेगा। तीसरी सदी में हिंदुस्तान शब्द प्रथम बार सासनी शासकों के अभिलेखों मिलता है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत पर विजय किसके शासन काल के दौरान पूरी की गई? गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह तुगलक। तो ये होगा गियासुद्दीन तुगलक। दक्षिण भारत पर विजय गियासुद्दीन तुगलक के शासन काल के दौरान पूरी हो गई थी। गियासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना को विजित कर दिल्ली में मिला लिया तथा वारंगल को सुल्तानपुर के नए नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इन अभिलेखों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम आदि अपने कब्जे में ले लिए। मोहम्मद तुगलक ने 1323 में मदुरै को जीतकर दिल्ली पर शासन कर लिया। भाषा एवं क्षेत्र, रोम के क्षेत्र में हिंद यूनानी भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित है? देखिए EMRS PGT 2023 में पूछा है।
EMRS में कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान नहीं पूछा है, कुछ टफ जरूर है। 16वीं सदी, 14वीं सदी, 21वीं सदी और 19वीं सदी है। हिंद यूरोपीय भाषाई का प्रमाण आपका मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, बी है 14वीं शताब्दी में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रोम के क्षेत्रों में हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख 1400 ईसा पूर्व से संबंधित है। हिंद यूरोपीय भाषी प्रमाण वाले ऐसे ही अभिलेख इसी कालखंड में ईरान, तुर्की आदि जैसे पश्चिमी एशियाई देशों में भी मिले हैं। हिंद यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिससे में कथन 1 है और कारण कथन 2 है। कथन 1 कहता है पहली बार 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेख जारी किए थे। इस काल में क्षेत्रीयता का विशेष उभार मिलता है। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। चौथा है आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है, किंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। आइए इसका डिटेल देखते हैं क्या है। भारत के अभिलेखों में लेखन में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग 9वीं शताब्दी इसमें प्रारंभ होता है और 10वीं और 11वीं सदी में इसका बहुतायत से प्रयोग होता है, जिसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक भू विखंडीकरण के कारण क्षेत्रीयता की भावना का विकास रहा है। इसमें अनेक क्षेत्रों में अनेक राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने अपने अभिलेखों में अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया। नए राज्य और उनके राज्य, एक शब्द जो राजाओं की नदी के लिए प्रयुक्त होता है क्या हुआ है? शाकुंतलम, हर्षचरित, राजतरंगिणी और विक्रमादित्यचरित। तो ये होगा राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को राजाओं की नदी कहा गया है, इसकी रचना कश्मीर के राजा जयसिंह के शासन काल में की गई है। ये क्वेश्चन पूछता है राजतरंगी की रचना किसने की थी? ये तो आता है कल्हण, लेकिन किस राजा के शासन काल में और कहाँ के राजा के? तो कश्मीर के राजा जयसिंह के शासन काल में हुई है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ में 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। इसे संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का महामुकुट कहा जाता है। अब ये देखिए, राजतरंगिणी के रचनाकार थे कल्हण। ये आसान पूछा है। अब कल्हण की राजतरंगिणी का एक ऐतिहासिक रचना है किस पर? कश्मीर पर। उदयपुर से तंजावुर तक, यानी अब चोल शासन प्रारंभ हो रहा है। किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया? प्राणतक, राजराज, विजयालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि व्याख्या देख लेते हैं। आंसर तो होगा विजयालय। व्याख्या देखते हैं। चोल शासक विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। संस्थापक भी पूछा जाता है, विजयालय ने की। पांडवों को हराकर उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय पल्लवों के सामंत थे, यानी चोल किसके बाद आए? एक क्वेश्चन बनेगा, चोल आपके पल्लवों के बाद आए। पल्लवों के बाद विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफ़ी जगह आश्रित अधिकारों से ले ली थी? तो राजा राजेंद्र चोल प्रथम
गडरादित्य चोल और सुंदर चोल। तो इसका उत्तर होगा राजा राज प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राज चोल प्रथम यानी राज प्रथम के शासनकाल के वंशानुगत जमींदारों की काफ़ी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पर साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी इसी के शासनकाल में हुआ। किसानों की बस्तियां ऊँट तथा गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। चोल शासक राज प्रथम ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ यानी दक्षिण प्रदेश को विजित किया। राज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के नरेश वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को हराया, जबकि राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में नींव रखा। चोल राज्य में इसे मिला लिया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। चोल राजवंश दक्षिण पूर्व में मलक्का जलमरुमठ में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था। और उसकी नौसेना शक्तिशाली थी। राजा प्रथम ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्नाटक में एक अभिलेख में चोल नारायण भी कहा जाता था। राजा प्रथम ने तो सिंघल पर आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया था, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पर किसने अधिकार किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। और गंगेकोट चोलपुरम की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। लेकिन राज प्रथम ने आपका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया। ये हम पहले ही किए थे। चोल नारायण किसे कहा गया है? राज प्रथम को। चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राज प्रथम ने करवाया। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीता? तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण दक्षिण को ना। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया है राज प्रथम दिया है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है सर्वप्रथम पहली बार, तो इसका तो उत्तर आपका राज प्रथम ही होगा। लेकिन पूर्ण रूप से सर्वप्रथम न देख के अगर पूर्ण रूप से पूछे तब उसका उत्तर राजेंद्र प्रथम देंगे। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? महेंद्र पंचम को, तो राजेंद्र प्रथम ने उसे पराजित किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें इसकी दिया है डी यानी आपने को व्याख्या में मैंने पढ़ा था कि राजेंद्र प्रथम ने भी इसे पराजित किया था और राज प्रथम ने भी पराजित किया था। देखिए राज प्रथम ने पराजित करके छोड़ दिया था और राजेंद्र प्रथम ने पराजित करने के बाद इसे बंदी बना लिया। तो एक से अधिक इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाक्का जलमरुमध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो चोल राजवंश के बारे में पढ़ा तो यही आएगा। चोल शासकों ने गंगेकोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। व्याख्या दिया है कि नहीं देखते हैं। चलिए व्याख्या दिया पढ़ लेते हैं। चोल शासक राजेंद्र चोल ने पूर्वी अभियान का वर्णन तिरुवालंकाडु ताम्रपत्र में मिलता है। इससे पता चलता है कि उसने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तर पूर्व भारत में विजय के लिए भेजी तथा बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और पराजित पाल शासकों के सिर पर लादकर
गंगा जल चोल राज्य में भिजवाया। इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड-चोलपुरम की उपाधि धारण की और गंगेकोंड-चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। संगम युग में उदययूर का महत्व था। उदययूर यह मसाला व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यह कपास व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यह विदेश व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यह स्वदेशी व्यापार का बड़ा केंद्र था। तो यह कपास व्यापार का बड़ा केंद्र था। व्याख्या देखते हैं। संगम काल में उदययूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर उदययूर संगम कालीन चोल की राजधानी थी। संगम काल का प्रसिद्ध राजा करिकाल चोल राजवंश से करिकाल चोल राजवंश संबंधित था। करैयार ने चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुठियारों को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के प्रसिद्ध राजा करिकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो करिकाल आपका चोल ही राजवंश से संबंधित थे। ये देखते हैं, चोल राजवंश से ये संबंधित थे। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई? तो ये आपका चोल राजवंश होगा। व्याख्या देख लेते हैं। चोल वंश में काइकोलार या कैकोलर समुदाय बुनकरों और व्यापारियों की श्रेणी चोल काल के दौरान उनकी प्रमुख व्यापारी और सैन्य भूमिका थी। चोल काल में मंदिर के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार एवं नर्तक इत्यादि रहते थे। ये मंदिर पूजा आराधना के केंद्र के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। व्याख्या देखते हैं। चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और ग्रामीण परिषद स्थानीय स्वशासन और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के लिए कई प्रशासनिक कार्य करते थे। गांव के रूप में उर एक आवासीय इकाई थी। किसकी थी? ये किसानों की होगी और ये किसानों की थी। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में गांव के रूप में एक आवासीय इकाई थी। गांव में प्रमुखता किसान रहते थे। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। सिंचित खेती के रूप में सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बेल्लार जाति के धनी किसानों का केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ मैं इसका आगे का भाग अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।